ऐसा 3:30 बजे वाला नहीं। जय भीम। सबसे पहले तो आप तमाम साथी जो 2 अप्रैल के इस ऐतिहासिक मौके पर, जिसको पूरे भारत में हमें क्रांतिकारी संघर्ष दिवस के तौर पे मनाना चाहिए, इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए और 2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान हमारे जिन जुझारू लड़ाकू साथियों ने बलिदान दिए, उनको सैल्यूट करने के लिए पूरे प्रदेश से आप तमाम लोग जो आए हैं, वो मंच पर के मेरी सारी बहनें, सारे साथी, भीम सैनिक, प्रोफेसर रतनलाल जी, राजस्थान के पूरे प्रदेश के वो तमाम साथी जिनके साथ मैं एक से ज़्यादा बार मंच साझा कर चुका हूं, और आपको, मुझे, हम सभी को यहाँ पर आमंत्रित करने वाले हमारे साथी धर्मेंद्र जाटव जी, आप तमाम साथियों को मैं और एक बार क्रांतिकारी जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। साथियों, हमने बहुत कम बार देखा है कि किसान आंदोलन के नेता जो भूमिहीन, दलित और आदिवासी हैं, उनके सवालों के साथ उनका भी ज्यादातर सरोकार कभी कभी नहीं रहता है। न ही वो जमकर जाति निर्मूलन या छुआछूत के खिलाफ बात करते हैं। बावजूद उसके 2 अप्रैल के दिन जो लोग शहीद हुए, उनके साथ साथ दिल्ली में किसानों का जो मोर्चा लगा हुआ है पिछले 4-5 महीनों से, और वहां जो 300 से ज्यादा किसान आंदोलनकारी शहीद हुए, उन दोनों को हम लोग, क्योंकि संविधान में मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब में मानते हैं, क्योंकि सबको साथ लेकर चलने में मानते हैं, उनको भी हम लोग वंदन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको भी सलाम पेश करते हैं। हम जब भूमिहीन की बात करें तब कभी किसान को भूलते नहीं, और तभी उम्मीद रखते हैं कि जो लोग किसान की बात करें वो भूमिहीन, दलित, आदिवासी और ओबीसी को भूले नहीं। ये जब तक नहीं होगा, ये दोनों ताकतें एक नहीं होगी, तब तक न संविधान बच पाएगा, न हमारा लोकतंत्र बच पाएगा, न मोदी और अमित शाह को हम लोग कभी हरा पाएंगे। इस बात को समझना होगा। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है इस कार्यक्रम से पूरे राजस्थान में, और न केवल राजस्थान, पूरे हिंदी हार्टलैंड में, पूरे भारत के कोने कोने में, चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, हमारे गुजरात का कच्छ हो, या कलकत्ता हो, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली हो, पूरे भारत के अंदर सारे के सारे वो लोग जो सचमुच ही मानते हैं कि हमारे लोकतंत्र और संविधान के ऊपर खतरा है, उन तमाम साथियों को संबोधित करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस वक्त पे हम लोग निजीकरण के खिलाफ नहीं लड़े, यदि इस वक्त जो कारपोरेट लूट चल रही है उनके खिलाफ नहीं बोले, यदि इस वक्त पूरे भारत के अंदर अडानी और अंबानी ने सारे संसाधनों की जो लूट मचाई है उनके खिलाफ नहीं बोले, यदि किसानों के साथ नहीं खड़े रहे, तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में अपने असली मुद्दे को पहचान नहीं पाए। आज किसी साथी ने कहा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, आज सुबह में किसी साथी से बात कर रहा था, भारत सरकार ने पिछले 7 सालों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादकों से जो पैसा कमाया है भारत की सरकार ने, कितनी रकम है?
पूरा 25 लाख करोड़। पिछले साल भारत सरकार का बजट था 21 लाख करोड़। इस बार कुछ 30-35 लाख करोड़ है, शायद 34 लाख करोड़ है। तो केवल पेट्रोलियम उत्पादनों से यदि हमारी सरकार 7 साल के दौरान 25 लाख करोड़ कमा रही है और फिर भी कह रही है कि पूरी सरकारी तिजोरी खाली पड़ी है, तो क्यों खाली पड़ी है? 25,000 करोड़ नहीं कमाए, 2.5 लाख करोड़ भी नहीं, कितना? 25 लाख करोड़ कमाए हो। और इस साल के दौरान इन्हीं पेट्रोलियम उत्पादकों से भारत सरकार की जो आय हुई ना, वो है पूरी 4 लाख करोड़। और फिर भी ये चोर कह रहे हैं, ये झूठ प्रसाद चौरसिया कह रहे हैं कि सारी तिजोरी खाली पड़ी है। तो सवाल ये है कि यदि यह तिजोरी खाली पड़ी है तो इस तिजोरी के ऊपर किसकी नजर पड़ी है? कौन है वो जो इसको लूट रहा? ये सवाल पूछने के लिए आज का ये कार्यक्रम तय किया गया है। और जो कच्चा तेल हमको जिस दाम से मिलता है उसके ऊपर राज्यों की सरकार टैक्स लगाती है, केंद्र की सरकार भी लगाती है। तो यदि केंद्र की सरकार ये 25 लाख करोड़ कमाने के बावजूद यदि अपना टैक्स कम नहीं कर सकती, उसका मतलब केवल यही होता है कि महंगाई और कोरोना की चपेट में आई इस जनता को मोदी जी पूरी नंगई के साथ निचोड़ना और लूटना चाहते हैं। 25 लाख करोड़ और इस साल का 4 लाख करोड़ और गिनते जाइए। केंद्र की सरकार अपने बजट में राज्यों की सरकारों को एक से ज्यादा सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए बहुत सी सब्सिडी देती है। कभी कभी ये सब्सिडी 25, 50, 100, 200 करोड़ की होती है, कभी ये करोड़ों अरबों की होती है। इस बार के बजट में मोदी सरकार ने, केंद्र की भाजपा सरकार ने राज्य की सरकारों को सब्सिडी देने में जो कटौती की है और उसके चलते केंद्र सरकार की जो रकम बचने वाली है, केंद्र सरकार का जो पैसा बचने वाला है, वो वाले 25 लाख करोड़ के साथ साथ ये जो पैसा जो राज्य की सरकार की सब्सिडी में कटौती करने के चलते बचने वाला है, वो आंकड़ा है दूसरे 21 लाख करोड़। और फिर भी पेट्रोल और डीजल के दाम साथ में आसमान पर। LIC को बेचना चालू किया, नवरत्न कंपनियों को बेचना चालू किया, सरकारी बैंकों को बेचना चालू किया। क्यों? कह रहे हैं सरकार की तिजोरी में 2.25 लाख करोड़ की जरूरत है, 1.75 लाख करोड़ की जरूरत है, 2.25 लाख करोड़ की जरूरत। तो यदि वो 119 लोगों के ऊपर यदि आप थोड़ा टैक्स लगा दो ना, BSNL बच जाएगा, LIC बच जाएगा, बैंकें बच जाएंगी, नवरत्न संस्थाएं बच जाएगी, निजीकरण रुक जाएगा। लेकिन हम लोग भी जो बार बार कहते हैं आरक्षण के ऊपर खतरा है, अरे भाई सरकारी नौकरी बचेगी तब आरक्षण को लागू करने की बात आएगी ना। आज सबसे बड़ा सवाल यह है और इसीलिए दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदाय के तमाम साथियों को, विशेष तौर पे युवा साथियों को कहता हूं कि जब आप आरक्षण को लागू करने की बात करें, उससे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना रोजगार देने की मांग को उठाइए। क्योंकि यदि बाबा साहब का संविधान केवल दलितों के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए है, तो हमारे लिए भी पहला मुद्दा रोजगार है और फिर रोजगार के अंदर आरक्षण को लागू करवाना। आज साथियों, बहुत से मुद्दे के ऊपर बहुत से साथियों ने बात रखी। मैं आखिरी 2 अप्रैल के भारत बंद के बारे में 1-2 बात आपके बीच में रखकर
मेरी बात को समाप्त करूंगा, बहुत लंबे अरसे से धूप में बैठे। साथियों, आखिरकार ये 2 अप्रैल का भारत बंद क्यों हुआ था? भारत के संविधान में आर्टिकल 17 के जरिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे उनके जो साथी थे, उन्होंने छुआछूत को अबोलिश कर दिया। लेकिन यदि कोई छुआछूत पालता है, यदि कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का कानून प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बना 1955 में, 55 में। तब तक कोई कानून नहीं था। और 55 से लेके 65, 65 से 75, 75 से लेके 90 तक जब हम छुआछूत को खत्म नहीं कर पाए, जब लगा कि आज भी जाति के नाम पर भेदभाव जारी है, जाति के नाम पर हिंसा जारी है, तब भारत की पार्लियामेंट ने एट्रोसिटीज एक्ट नाम का स्पेशल कानून बनाया। और जब संघ और मोदी की सरकार ने तय किया कि इस कानून के चलते दलितों को हिम्मत मिलती है, यदि कोई जाति के नाम पे गाली देगा तो तुरंत जाके आप उसकी गिरफ्तारी करवा सकते हैं। यदि कोई कुएं में से पानी नहीं भरने देगा तो तुरंत आप उसकी गिरफ्तारी करवा सकते हैं, एक एफआईआर करके। ये प्रोविजन भी, इतना प्रोटेक्शन भी दलितों के पास ना बचे, ये पूरा प्लानिंग और डिजाइन था नागपुर का। और उसके खिलाफ जो भी दलित सड़क पर उतरा है, हमारा सभी लोगों का कर्तव्य बनता है उन तमाम क्रांतिकारी दलितों को हम लोग जय भीम कहें, उनको सैल्यूट पेश करें। मुझे अभी भी याद है, इसी मंच के कुछ साथियों के साथ और साथी धर्मेंद्र जाटव और उनकी पूरी टीम के साथ मैं इंडोन सिटी गया था, खेरकल गया था, नीम का थाना गया था। वो साथी सुधीर कोड़े मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है, मैं ग्वालियर भी गया था, मध्य प्रदेश भी गया था। आज भी मुझे दिन याद है जब खेरतल की दलित समाज की बहन ने ऐसा कहा था कि 2 अप्रैल के भारत बंद के दिन एक पुलिसकर्मी आकर मेरी छाती के ऊपर दोनों पैर रख के खड़ा हो गया और गर्दन के ऊपर बंदूक डालकर उसने ये कहा कि तुझे चाहिए आरक्षण, तू खोलेगी मोर्चा हमारे खिलाफ। आज अशोक गहलोत साहब से इतना सवाल तो पूछना बनता है